तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष पवार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। यस। और कल हमने एक क्लास ले ली है प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, हिंदी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, और आज हमें बस उसी क्लास का एक थोड़ा सा भाग रहता है, थोड़ा सा नहीं, महत्वपूर्ण भाग है कि शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो हिंदी प्रौद्योगिकी है उसका क्या योगदान है, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उस महत्वपूर्ण भूमिका को देखना है। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि इंस्क्रिप्ट क्या है ना। हम सभी लोग जानते हैं कि हम टाइपिंग करते हैं हिंदी में, है ना। तो जब हम टाइपिंग करते हैं तो अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, लोकल फॉन्ट्स होते हैं, जैसे देवनागरी हो या वाग्मी चाणक्य हो, कृतिदेव हो, शिवाजी हो, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो देवी देवताओं के नाम पर रखे हुए हैं, फॉन्ट्स के नाम। तो उस पर हम काम करते हैं। लेकिन ये इंस्क्रिप्ट क्या है, यूनिकोड क्या है, तो दूसरे भागों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से कि शिक्षा में सबसे पहले हमें यह देखना है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए कल जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को कि आज का युग संचार सूचना तकनीकी का युग है, और वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कार ने जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। सूचना एवं संचार तकनीकी से शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। देखिए कल जिस तरह मैंने बात की थी कि अलग अलग क्षेत्र में ये सूचना प्रौद्योगिकी अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, है ना। देखो उसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम जिस क्षेत्र में या जिस नजरिया से, जिस एंगल से हम उस चीज को देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी को देखेंगे, तो उसी के हिसाब से हमें वो सारी चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो कल लगभग हमने उसकी परिभाषाएं देखी, है ना, किस तरह सूचना प्रौद्योगिकी होती है वो हमने देखी। तथ्य, है ना, उसका फिर भंडारण हो, प्रोसेसिंग हो, और फिर उसे सूचना में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद उसे व्यापक स्तर पर उसे प्रसारित किया जाता है ना। जब उसका व्यापक स्तर पर प्रसारण होता है तब वह सूचना प्रौद्योगिकी हो जाती है। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा में, देखिए ये महत्वपूर्ण विषय शिक्षा में, क्योंकि हम लोगों से संबंधित है, अध्यापकों से संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित है, और आज हमें उसकी जरूरत है ना। जो हम देख रहे हैं आजकल, या जो हम ऑनलाइन चल रहा है, आप लोग भी अपने स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होंगे, आपके बच्चे भी इस तरह ऑनलाइन आते होंगे, आप लोग पढ़ाते होंगे, तब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यह तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब लोगों को इसकी जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। सही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये तकनीक आज हमारे लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो है, टेलीविजन आता है, ग्रामोफोन आता है, लिंगुआ फोन आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, डीवीडी आती है ना। उसके बाद चलचित्र हो, या शिक्षण मशीन हो, मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, डिजिटल डायरी हो, पेजर हो, टैब हो, संगणक हो, इंटरनेट, शैक्षिक उपग्रह, है ना, आदि उपकरणों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुचारू, सुलभ, सरल, आकर्षक, मनोरंजक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए इन उपकरणों की महत्वपूर्ण विशेष भूमिका है। देखिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग से ले लेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, और आप इसे गांभीर्य से ले लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कठिन लगेगा, लेकिन ये कठिन नहीं है ना। एक बार इस तरह हमें पढ़ाने की, या इस तरह जो टेक्नोलॉजी शिक्षा में अगर हम प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन होगा। ये हमारे लिए एक आनंद प्रदान होगा,
या हमारे बच्चों को भी हम आनंद दे सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और हमें नई चीजें सीखने की यहाँ पर ये मिल जाती है, नई नई चीजें हम सीख सकते हैं। और देखिए हम अध्यापक अगर हम नई चीजें सीखते तो उसमें हमें आनंद मिलता है ना। अध्यापकों का स्वभाव ये होता है कि अगर उसे नई चीजें सीखने को मिलती है तो उसे आनंद मिलता है ना। तो यहाँ पर ये आनंद देने का कार्य करता है, यहाँ पर ज्ञान देने का कार्य करता है। तो इस तरह यहाँ पर ज्ञान का निर्माण, संचयन, स्थानांतरण एवं विकास में सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न साधनों की उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है या महत्वपूर्ण है ना। देखिए ये शिक्षा के संबंध में जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर बताया कि रेडियो है, टेलीविजन है, ग्रामोफोन है, लिंगुआफोन है, टेप रिकॉर्डर, डीवीडी प्लेयर, चलचित्र प्रेक्षक है ना, शिक्षण मशीनी, मोबाइल, स्मार्टफोन, डिजिटल डायरी, पेजर, टैब, संगणक, इंटरनेट, शैक्षिक उपग्रह, ये कई सारी चीजें हैं और आप लोगों के स्कूल में होंगी, कई सारे साधन इसमें से होंगे आप लोग आपके स्कूल में, है ना। लेकिन हमने उसका कभी प्रयोग नहीं किया, हमने कभी उसे यूज नहीं किया, लेकिन अब प्रयोग करने की जरूरत है क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है ना। जितना आप उसे प्रयोग में ले लेंगे, है ना, धीरे 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 आप अपने छात्रों को प्रभावित करते रहेंगे, धीरे धीरे आप एक नई तकनीकी से जुड़ जाएंगे और अलग तरह से आपका फिर अध्यापन शुरू होगा, है ना। ये आपने कभी सोचा नहीं होगा, या यहाँ पर जिस अध्यापकों में अगर कहते हैं ना जो काल्पनिकता हो, सृजनात्मकता हो, तो वे अध्यापक और प्रभावशाली ढंग से अपने व्याख्यान को, अपने प्रेजेंटेशन को अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अब ये शिक्षा के क्षेत्र में हम उसका किस तरह से उपयोग करेंगे। जैसे कल मैंने बता दिया था आप लोगों के, आज के इस युग में जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से प्रभावित है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो, टेलीविजन, लिंगुआफोन, संगणक आदि का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को तकनीकी के निकट ले जाता है, देखिए, है ना। और शिक्षा शास्त्र का कोई भी अंग, चाहे वह विधियों प्रविधियों का हो, उद्देश्यों का हो, शिक्षण प्रक्रियाओं का हो या फिर शोध का हो, बिना तकनीक के अपूर्ण रहता है, उसे पूर्णत्वता नहीं मिलती। टेक्निक जरूरी है ना। यहाँ पर जो तकनीक है वो तकनीक बहुत जरूरी है, तकनीक के बिना सब अपूर्ण है शिक्षा का क्षेत्र। और आज तो इस तरह के कुछ साधन यहाँ पर आ गए हैं कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं, अब हम लोगों को अभी तक पता नहीं कि क्या हो सकता है शिक्षा से, है ना। इन टेक्नोलॉजी से, इस तकनीक के जरिए हम शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह विस्तृत कर सकते हैं, है ना, किस तरह हम ज्ञान को इस तकनीक के जरिए प्रसारित कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ पर सूचना एवं संचार तकनीकी का विकास हमें यहाँ पर बहुत तेज गति से होता हुआ दिखाई देता है। वस्तुतः संपूर्ण विश्व सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग अपनी आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कर रहा है। भारत ने भी इस क्षेत्र को काफी प्रमुखता दे दी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। और भारत के विकास में सूचना एवं संचार तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जब हम रेगुलर पढ़ाते हैं, कक्षा में जाकर पढ़ाते हैं और तकनीक के जरिए पढ़ाते हैं, इसमें तो कुछ अंतर आप लोगों को दिखाई देता है या नहीं देता? अंतर है ना इस दोनों पढ़ाने में। या तो हम कक्षा में जाकर पढ़ाते हैं कुर्सी पर बैठकर, और कंप्यूटर के सामने कुर्सी पर बैठकर पढ़ा, इसमें अंतर क्या है? बता सकते हैं? बताइए प्लीज, है ना। अंतर क्या है दोनों में पढ़ाने का? कुछ अंतर तो होगा ना, या अनुभव अलग अलग होगा, है ना। इस तरह पढ़ाने से जो हम लोगों को अनुभव भी मिलता है, एक अनुभूति होती है।
अलग अलग तरह। कुर्सी में बैठने बैठने पर पढ़ने से क्या होगा? हम्म, प्रभावशाली शिक्षण नहीं होगा सर। यस। हम्म। प्रभावशाली शिक्षण नहीं होगा, हम्म। क्योंकि अपनी जो पूरी एक्टिविटी है वो हम्म। अपन क्या है, खड़े से पढ़ाएंगे। ब्लैक बोर्ड, कभी ब्लैक बोर्ड में यस। लिखना होता है या हम्म। कोई किया करके हम्म। बताना पड़ता है। जी। हाँ, तो बिल्कुल। अपने पोजीशन पोजीशन लेकर ही पढ़ाना पड़ेगा। जी जी जी, देखिए जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ कुर्सी पर बैठकर नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमें तो बोर्ड को भी मैनेज करना है, हमें सब स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, हमें सारी चीजों को देखना है। हाँ या सर। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ किताबों में देख कर ही पढ़ना है और तो कुछ चल रहा है वो चलने, तो ऐसा नहीं होता है ना। पीछे ब्लैक बोर्ड होता है तो उस पर भी हमें कुछ लिखना होता है, जो कठिन शब्द होते हैं उसके अर्थ देते, जो मुहावरे है, जो भी कुछ नई नई चीजें आते हैं वो हम बच्चों को बताना पड़ता है। सही है। तो इस तरह यहाँ पर भी वो एक अलग चीज हो, लेकिन यहाँ पर भी हमें अलग चीज दिखाई देती है। ऑनलाइन कक्षा में भी इस तरह हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए, मल्टीमीडिया के जरिए हम यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पर संगीत का उपयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पर वीडियोस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये संगीत हो, संगीत तो सब लोगों को अच्छा लगता है। संगीत सुनने से कहते हैं ना, जब कोई दुखी व्यक्ति होता है अगर कोई संगीत सुनता है तो प्रसन्न होता है और ठीक हो जाता है। सही है। तो उसी तरह अगर हम अपनी कक्षा में पढ़ाते समय एक सहायक सामग्री के रूप में, देखिए सहायक सामग्री शब्द होता है ना आपकी इस पाठ्य योजना में, कुछ सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री के रूप में अगर हमने संगीत को ले लिया, अगर हमने वीडियोस को ले लिया, अगर हमने सुंदर चित्रों को ले लिया या और भी संबंधित चीजों को ले लिया और अपने बच्चों को दिखाते हुए अगर हम उस पर पढ़ाएंगे तो कितना आनंद आएगा और कितना अच्छा, यहाँ पर कितनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है ना। तो इसके लिए हमें ये सब तो ठीक है, तक हम कहेंगे संगीत हम ले लेंगे, वीडियो दिखा देंगे, चित्र दिखा देंगे, लेकिन उसके लिए तकनीक का होना बहुत जरूरी है। बिना तकनीक के हम ये संभव नहीं है हमारे लिए। इसलिए ये तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी या जो कंप्यूटर है ना, इसके जरिए हम ये कर सकते हैं। तो देखिए लगभग कल भी हमने देखा था सूचना, है ना, भेजने या पाने के माध्यम से सूचनाएं कार्य व्यापार को शक्ति प्रदान करती है। सूचनाएं किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए आंकड़ों की प्रस्तुति है। देखिए, और अतः यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सूचनाएं आंकड़ों का संक्षिप्त रूप है या संक्षिप्त रूप होती है। और तकनीकी की दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़ा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिनके द्वारा सूचनाओं का निर्माण होता है। आंकड़ों के क्रमबद्ध समूह से ही सूचनाएं बनती है। देखिए, है ना, आंकड़ों से क्रमबद्ध समूह से ही सूचनाएं बनती है। जैसे जैसे यहाँ पर मैं कहूंगा 21 और संजय, है ना, ये दोनों आंकड़े हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि ये उस भाषा में, कंप्यूटर की भाषा है ना, 21 और संजय ये दोनों आंकड़े, डाटा है, डेटा है ना, जिनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये निम्नलिखित वाक्य में आते हैं या जब ये वाक्य में आते हैं, संजय की उम्र 21 वर्ष की है, हाँ, संजय की उम्र 21 वर्ष है, तो यह सूचना को इंगित करती है जो कि अर्थपूर्ण है। देखिए, है ना, यहाँ पर हमें सूचना क्या है हम देख रहे हैं। देखिए ये तकनीकी शब्दावली अलग होती है, साहित्यिक शब्दावली अलग होती है, वैज्ञानिक शब्दावली अलग होती है, ऐतिहासिक शब्दावली अलग होती है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तकनीकी शब्दावली में संजय की उम्र 21 वर्ष है। इसे हमें क्या होता है, इसे हमें क्या पता चलता है कि यह सूचना को इंगित करती है जो कि अर्थपूर्ण है। सही है ना। तो सूचना तकनीकी क्या हो जाएगा फिर, आंकड़ों का एकत्रीकरण। देखिए, आंकड़ों का एकत्रीकरण, संचयन, आंकड़ों का सूचना में परिवर्तन और सूचना को विश्व के कोने कोने में स्थित व्यक्तियों अथवा समाजों में संचारण की तकनीक ही सूचना तकनीकी कहलाती है। देखिए, है ना, जिस तरह सूचना हमें अलग तरह से दिखाई देती, सूचना क्या है, आंकड़े क्या है, तकनीकी क्या है,
अब सूचना तकनीकी में पुस्तक मुद्रण हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, नेटवर्क हो, टेलीफोन हो, समाचार पत्र हो, फैक्स हो, उपग्रह हो, प्रसारण हो, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट जैसी सूचना प्रदान करने की पद्धति के विविध रूप शामिल हो, है ना, यह शामिल है ना। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये नेटवर्क, टेलीफोन, ये तो हम लोगों को पता है, रेडियो, टेलीफोन, नेटवर्क, टेलीविजन, समाचार पत्र, फैक्स, उपग्रह, प्रसारण, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, है ना, ये क्या है, ये सब, हाँ, ये सूचना प्रदान करने के रूप हैं, विविध रूप हैं, है ना। और सूचना तकनीकी के अंतर्गत वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट, टेलीकास्ट, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, पेजिंग, सेल्यूलर, पेजर, सैटेलाइट फोन सेवा, उपग्रह प्रसारण, संगणक जो आदि को भी शामिल किया गया है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, जिस तरह हम शुरू में हमने देखा था कि किसी एक चीज के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में हम देखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसका जो क्षेत्र इतना बढ़ गया है ना, इसका व्याप्ति इतना व्यापक हो गया है, हम जिस एंगल से देखेंगे, हम जिस दृष्टि से देखेंगे, तो हमें वहां पर उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के संबंध में जो सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर हमें दिखाई देगी, है ना। ये संचार, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ क्या है उसका, टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इंपोर्ट, टू ट्रांसमिट। देखिए, है ना, टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इंपोर्ट और टू ट्रांसमिट, है ना। देखो, संचार एक ऐसी प्रतिक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर, देखिए ध्यान से सुनिए आप, पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों को संप्रेषित करती है। देखिए, भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करती है ना। यह एक दो मुखी प्रवाह है, जिसमें एक और संप्रेषक यानी सेंडर, है ना, उसका संदेश, मैसेज होता है ना। एक और हमें यहाँ पर देखा, ये दो मुखी प्रवाह यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें एक और संप्रेषक सेंडर एवं उसका संदेश मैसेज होता है, तो दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ प्राप्त करता होता है, रिसीवर्स होता है ना। एक तरफ से सेंडर, सेंडर का मतलब संप्रेषक, और दूसरी तरफ क्या है, रिसीवर का मतलब प्राप्त करता, और उसकी अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, देखिए, और उसकी अनुक्रिया होती है। और इस तरह ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आवागमन की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। देखिए, है ना, देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा, किसे संचार कहते हैं, है ना, किस तरह की यहाँ पर अनुक्रिया दिखाई देती है, रिस्पॉन्स दिखाई देते हैं, है ना। और यहाँ पर भावनाओं, विचारों, सूचनाओं की, है ना, जो आपस में आवागमन की प्रक्रिया, उसे हम संचार कहेंगे, है ना। सीधे अगर हम भाषा की परिभाषा देते समय भी इस तरह कहते हैं ना, भावों की अभिव्यक्ति भाषा है ना। यहाँ पर भी वही लगभग हमें दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे, हम भावनाओं का आवागमन है, विचारों का आवागमन है, तथा सूचनाओं का आपस में आवागमन है, उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और संचार क्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों एवं सूचना में हिस्सा लेता है। सूचना या विचार उचित संचार माध्यम द्वारा सूचना वाहक से श्रोता तक पहुंचाता है। संदेशों का आगत निर्गम लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में होता है। रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, ईमेल, पत्राचार आदि संचार के माध्यम हो सकते हैं। देखिए, ये तो संचार के माध्यम है। हम लोगों को पता, रेडियो है संचार,
समाचार पत्र है, टेलीविजन है, ईमेल है, पत्राचार है। ये क्या है? ये सब संचार के माध्यम है ना। और ये बहुत जरूरी है। आज जो कल मैंने कहा था कि ये लगभग जो प्रौद्योगिकी है, हिंदी प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इससे ज्यादा संबंध हमारा मीडिया रखता है, पत्रकारिता से बहुत निकट संबंध रखती है ना। इसलिए ये रेडियो हो, समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो, ईमेल हो या पत्राचार आदि संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं या है ना। तो इस तरह संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान इस तरह करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचरित संदेश के अर्थ, विषय सामग्री एवं प्रयोग से परिचित हो सके। ये किसने कहा है? जे पॉल लिगन ने कहा। देखिए है ना, ये कौन है? एक पाश्चात्य विद्वान है, जे पॉल लिगन। उन्होंने कहा है कि संचार एक प्रक्रिया है। देखिए, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान इस तरह करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचरित संदेश के अर्थ, देखिए, विषय सामग्री एवं प्रयोग से परिचित हो सके। देखिए, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या है ना। उसके बाद यहाँ पर लिथ डेविस भी है। अब वे भी क्या मानते हैं, उनका मानना कुछ अलग है। वो कहते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। देखिए है ना, वो क्या मानते हैं? संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। लिथ डेविस का मानना है ना। और एक विद्वान है, जिस्ट, जिनका नाम है। अब वे क्या कहते हैं? वे मानते हैं कि ऐसा कोई भी व्यवहार जिसमें किसी अर्थ का आदान प्रदान शामिल होता है वह संप्रेषण कहलाता है। देखिए है ना, क्या संप्रेषण कहलाता है? तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है जिसमें किसी अर्थ का आदान प्रदान होता है। अर्थ का होना बहुत जरूरी है। आदान प्रदान तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें अर्थ का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना अर्थ के आदान प्रदान नहीं हो सकता। बिना भावनाओं से हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते। भावनाएं जरूरी होती है, विचार जरूरी होते हैं, शब्द जरूरी होते हैं, अर्थ जरूरी होता है ना। यहाँ पर कोई भी व्यवहार हो, जिससे कहते हैं कोई भी व्यवहार हो, है ना, जिसमें अर्थ का आदान प्रदान शामिल होता है या होना चाहिए, वह संप्रेषण कहलाता है। देखिए ना, देखिए, तो इस तरह हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर हम इन विद्वानों की परिभाषाओं को अगर हम देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि संचार दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के मध्य, देखिए संचार क्या होता है? दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के मध्य होता है। फिर वो विचारों का हो, सूचनाओं का हो, अनुभूतियों का हो और ज्ञान का प्रभावशाली आवागमन होता है या हो। देखिए है ना, हमें यहां से तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों और ज्ञान का प्रभावशाली आवागमन होता है। इसमें सूचना देने वाले व प्राप्तकर्ता के मध्य एक साझेदारी होती है। देखिए है ना, इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि एक सूचना देने वाले वो प्राप्तकर्ता के मध्य एक साझेदारी होती है। जिस तरह अभी हमने जिक्र किया था, सेंडर और रिसीवर, भेजने वाला और प्राप्तकर्ता, है ना, इनके बीच में हमें क्या दिखाई देती है? साझेदारी दिखाई देती है। और साझेदारी कब होती है? देखिए, जब साझेदारी कब होती है ना, दो चीजें अगर सही हो तभी तो साझेदारी होगी। दो चीजें
बिल्कुल एक दूसरे के रूबरू हो, तभी तो साझेदारी होती है ना। अगर हम साहित्य में, आप लोगों को पता होगा साहित्य में हम क्या कहते हैं इसे, साधारणीकरण, भावों का साधारणीकरण। आप लोगों को पता होगा, साहित्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, पता है ना साहित्य में। तो साहित्य में क्या है, साधारणीकरण। साधारणीकरण मतलब क्या होता है, जो क्या नाम है वो आचार्य, रस सिद्धांत जिसकी उन्होंने स्थापना की भरत ने, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। देखिए, है ना, मैंने क्या कहा, जो उनका एक रस सूत्र है, क्या है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। साझेदारी होनी जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया, दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों में अगर साझेदारी होगी तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं, है ना। तो इस तरह हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि साझेदारी महत्वपूर्ण होती है और संचार में निहित संवाद का अर्थयुक्त तो होना जरूरी है ना। जिस तरह मैंने कहा यहाँ पर अर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि संचार में निहित संवाद का अर्थयुक्त तो होना जरूरी है। इसमें सूचना देने वाले प्रेषक जिस अर्थ को संप्रेषित करते हैं उसे सूचना ग्रहण करने वाले ग्रहणकर्ता भी यदि उसी अर्थ में ग्रहण कर लेता है तो वह वास्तविक संचार कहलाता है। यानी जो भाव मेरे अंदर है और वो भाव बिल्कुल आप लोग ग्रहण कर लेते हैं, भावों का साधारणीकरण। जो भाव मेरे हृदय में है वो भाव आप लोगों के हृदय में जब बिल्कुल सरल आ जाएंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, भावों का साधारणीकरण जिस तरह होता है ना, जैसे कि हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। देखिए एक मैं उदाहरण देता हूं, भावों का साधारणीकरण, यहाँ पर भी उसी तरह की बात कही गई है, जो कि इसमें सूचना देने वाले प्रेषक जिस अर्थ को संप्रेषित करते हैं उसे सूचना ग्रहण करने वाले ग्रहणकर्ता भी यदि उसी अर्थ में ग्रहण कर लेते हैं। उसी जो था मुझे पता था, मेरा जो था मुझे पता था कि इसी विषय का है, तो मैंने उसका करेक्शन करवाया। सबका कैसे ऑनलाइन बराबर। अरे माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना। देखिए पढ़ाते समय ना अगर लिंक टूट जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। रामेश्वर जी, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर एक अभी उदाहरण दिया, यहाँ पर क्या है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि जो भेजने वाला है और जो ग्रहण करने वाला है ना, जो ग्रहण करने वाला, जो भेजने वाला जिस तरह भेजा है उसने उसी अर्थ में अगर वो ग्रहण कर लेता है तो ये वास्तविक संचार कहलाता है ना। देखिए अब ये यहाँ पर लगभग साहित्य में हम जिस तरह पढ़ते हैं लगभग उसी तरह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। भावों का साधारणीकरण, जो भाव मेरे अंदर है वो भाव आपके अंदर होंगे तो क्या हो जाएगा, भावों का साधारणीकरण हो जाता है ना। तो ऐसे क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ कि मैं जब छोटा था, बहुत छोटा, 5 साल का, 4 वर्ष का, तब मैं अपने माँ के साथ एक फिल्म देखने के लिए फिल्म थिएटर में गया था और वो फिल्म थी, मराठी फिल्म थी, माहेरची साड़ी। आप लोगों ने देखी होगी, देखी या नहीं देखी? हाँ जी देखिए हाँ, हाँ जी देखिए। तो देखिए भावों का साधारणीकरण किस तरह होता है। तो जब मैं वो फिल्म देखने के लिए गया, लगभग मैं 5 साल का था, माँ मुझे अपने साथ ले गई थी फिल्म देखने के लिए और वहां थिएटर खचाखच भरा हुआ था, सभी महिलाएं बैठी हुई थी, हर तरफ महिलाएं, पुरुष कम लेकिन ज्यादा महिलाएं। और जब फिल्म शुरू हो जाती है फिर कैरेक्टर आ जाते हैं पर्दे पर जो हमें दिखाई देता है। फिर आप लोगों को पता है जब फिल्म बैठने के लिए हम देखते हैं, और जब मैं फिल्म देखने लगा तो आसपास जो बैठी हुई महिलाएं, सभी महिलाएं रोने लगी, इतनी रोने लगी कि पूछो मत। पर्दे पर कोई एक महिला रोती है और वो रोती है तो ये भी रोती है, रोती ना। ये क्या है, फिर हम लोगों को पता है कि हकीकत नहीं है, हम फिल्म देखने के लिए आए, ये तो मनोरंजन है हमारा, लेकिन फिर भी हम आंखों से हमारे क्यों आंखें निकलते हैं,
क्यों निकल दिया हमारे आंखों से अश्क? क्योंकि यहाँ पर भावों का साधारणीकरण होता है। देखिए, जो भाव उस पर्दे पर जो कैरेक्टर है, उसके हृदय में जो भाव है, वो भाव जो सामने बैठे हुए प्रेक्षक है उनके अंदर बिल्कुल रूबरू आ जाते हैं अंदर, और तब सामने बैठने वाला व्यक्ति भी रो पड़ता है। हमें पता है हम फिल्म देख रहे हैं, हमें पता ये सब नकली है, हमें पता ये कैरेक्टर है, हमें पता ये एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी क्या होता है, ये भावों का साधारणीकरण होता है और हमारे आंखों से अश्क बहने लगते हैं, है ना? बिल्कुल उसी तरह, है ना? यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह ये कहा गया है कि जो संचार की प्रक्रिया है, ये संचार क्या है? जो भेजने वाला है ना? जो सूचना देने वाले प्रेषक जिस अर्थ को संप्रेषित करते हैं, उसे सूचना ग्रहण करने वाले ग्रहणकर्ता भी यदि उसी अर्थ में ग्रहण कर लेते हैं तो वह वास्तविक संचार है। देखिए, है ना? यहाँ पर बदलना नहीं है कुछ, हमें जो आती है मूल चीज, उसी चीज को हमें लेना है। जो सामने से आ रही चीज, उसी चीज को बिल्कुल जो है उसी स्थिति में हमें ग्रहण करनी है ना? वो संचार है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो संचार तकनीकी के लिए यहाँ पर आ जाता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना? वक्ता मात्र शब्दों के माध्यम से ही अपने संदेश प्रस्तुत नहीं करता, है ना, बल्कि उसके हाव भाव हो, आंखें हो, हाथ एवं शरीर की हलचल हो, यानी शरीर भाषा, है ना, आदि प्रस्तुति में सहायक होती है। यहाँ पर हम सिर्फ बोलकर ही अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं करते, या ऐसा होता है कि बोलने पर ही हमारे भावों की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो अभिव्यक्त करने के लिए हमारी आंखें हैं, अभिव्यक्त करने के लिए हमारे हाव भाव है, अभिव्यक्ति करने के लिए हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत जरूरी होती है। बिना बोले हम बातों को स्पष्ट कर सकते हैं, बिना बोले हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना? इसी तरह श्रोता या ग्रहणकर्ता के हाव भाव एवं मुद्राओं से संचार के प्रभाव को देखा जा सकता है। देखिए, है ना, मैंने क्या कहा कि श्रोता या ग्रहणकर्ता के हाव भाव एवं मुद्राओं से संचार के भावों को देखा जा सकता है। और दूसरी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है जिसमें श्रोता या ग्रहणकर्ता रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, है ना, मोबाइल आदि जनसंचार के साधनों द्वारा संदेश ग्रहण करते हैं। सही है ना? और 100% प्रतिक्रिया जानने हेतु सर्वेक्षण, चिट्ठी पत्री आदि का भी सहारा लिया जाता है ना? देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग, मेरी बातें समझ में आ जाएंगी बिल्कुल। अब यहाँ पर रेडियो हो, टेलीविजन, मूवी, टेलीफोन प्रणालियां वर्तमान समय में संप्रेषण की विविध विधियां हैं। देखिए, ये संप्रेषण की विधियां कौन सी विधि? टेलीविजन विधि, रेडियो विधि, मूवी, टेलीफोन, ये सब प्रणालियां आज के समय की वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है और संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियां। प्रारंभ में संप्रेषण मुख्य रूप से मौखिक अथवा लिखित होता था प्रारंभ में, है ना, और वह सभी हद तक प्रत्यक्ष होता था क्योंकि व्यक्तियों के बीच संप्रेषण आमने सामने होता था। और आधुनिक युग में क्या हो गया? आधुनिक युग में सूचना और तकनीकी के विकास से संचार प्रक्रिया का स्वरूप विस्तारित और अप्रत्यक्ष हो गया। देखो, हम कल्पना कीजिए 50 वर्ष पहले ये भावनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह होता था। कल्पना कीजिए आप लोग 50 वर्ष पहले पीछे चले जाइए, है ना, या बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत पहले से भी बहुत पहले, है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत पहले से भी बहुत पहले था ये सब। ये तकनीक थी? बताइए, ये तकनीक नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी ये तकनीक। तब क्या होता था? सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह होता था? आज तो हम तुरंत यहाँ खबर मिल गई, तुरंत हमने व्हाट्सएप पर भेज दी। माइक चल रहा है किसी का, प्लीज म्यूट कर दीजिए, है ना।
यहाँ अगर हमें खबर मिलती है तो हम तुरंत भेज देते हैं, एक ही सेकंड में। लेकिन जिस तरह मैंने अभी कहा कि बहुत पहले इस तरह की कौन सी पद्धति थी कि जिसके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। देखिए, है ना, बताइए। माइक चल रहा है यहाँ पर किसी का, प्लीज थोड़ा बंद कर दीजिए, मुझे रिपीट आवाज आ रही है। हाँ संदीप जी, संदीप जी आपका माइक ऑन है, जरा प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो इस तरह हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि उस समय प्रत्यक्ष विधि थी, यानी प्रत्यक्ष होता था, क्योंकि व्यक्तियों के बीच संप्रेषण आमने सामने होता था। वहां तो ऐसा नहीं था, उस समय टेलीफोन नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय रेडियो नहीं था। और आज देखिए, आज के आधुनिक युग में सूचना और तकनीकी के विकास से संचार प्रक्रिया का स्वरूप कितना विस्तारित हो गया है, आप कल्पना लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। आप कल्पना देखिए, है ना, वो प्रत्यक्ष हो गया है। तो देखिए, उस तरह उस समय में हमारी जो रफ्तार थी जीवन की कितनी थी, और आज के समय में हमारी रफ्तार कितनी है। देखिए, आप सिर्फ विचार कीजिए, आज हम ये कहते हैं ना, पूरा विश्व क्या हो गया है, एक हो गया पूरा विश्व। विश्व की खबरें हमें मिलती है, विश्व की जानकारी हमें एक ही पल में, एक ही कुंजी दबाने से हमें पता चल जाता है, सारी चीजों का पता चल जाता है। लाइव अपडेट्स यहाँ पर हमें नेट पर दिखाई देते हैं, लाइव क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, 10 मिनट पहले क्या बात हो गई। देखिए, आप लोग टीवी पर देखते होंगे, है ना, 10-10 मिनट का अपडेट यहाँ पर दिखाते हैं। और लाइव भी अब तो आ गया, अपडेट तो छोड़ो, लाइव, है ना। जैसे संजय राउत की गाड़ी जा रही है, वहां से फडणवीस की गाड़ी आ रही है, इस बंगले में जा रहे, ज्ञानेश्वरी में जा रहे, वहां से वहां जा रही है, सब कैमरे वाले, मीडिया वाले पीछे कैमरा लेके होते, और सब हमें दिखाई देता है ना। देखिए, ये सब कितना क्या तेज हो गया है। लेकिन एक जमाना था कि दिल्ली में कुछ होता था तो यहाँ हमें उसकी जानकारी मिलने के लिए लगभग 15 दिन की जरूरत लगती थी। और वहां की तो छोड़ दीजिए, अब 25 वर्ष पहले तक हम अपने किसी को चिट्ठियां भेजते थे, जैसे हमारे मामा को पत्र लिखना है, हमारी बहन को पत्र लिखना है, भाई को पत्र लिखना है ना। 25 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, है ना। देखिए, और हर घर में कई सारी चिट्ठियां पड़ी रहती थी, है ना। हम उस तरह के हुक बनाते थे, चिट्ठी आ गई उसमें लगा के रख दी, है ना। और ये 25 पैसे वाले वो पत्र हुआ करते थे, टपाल, आप लोगों को पता है। तो देखिए, अगर मुझे कुछ कहना होता था तो मैं लिख के उससे भेज देता था, तो उसे वो पत्र मिलने में 8 दिन लगते थे। अब 8 दिनों के बाद उसे सारी चीजें पता चलती थी, फिर उसके बाद वो वहां से लिख कर कुछ हमें भेजता था, तो 8 दिनों के बाद हमें वो पत्र मिलता था। यानी 8 और 8 16 दिन, 15 दिन चले जाते थे, है ना। देखिए, है ना, देखिए, हमारे भावनाओं को संप्रेषित होने के लिए लगभग 15 दिन की अवधि लग जाती थी। लेकिन आज कितना समय लगता है? 15 दिन तो बहुत हो गए। 15 दिन में तो हम पूरे विश्व को चक्कर लगा के आ सकते हैं। हवाई जहाज में बैठे 15 दिन में पूरा विश्व घूम लिए। देखिए, कितने हम तेज रफ्तार से चल रहे हैं। हमने कभी अंदाजा किया है इस तरह? हमने कभी सोचा है हम किस गति से चल रहे हैं? तो इस गति के साथ भी हमें चलना है ना। तो इसमें मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से चल रही है, टेक्नोलॉजी हमें बहुत तेज गति से ले जा रही है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना, हमें इस सदी के साथ चलना है ना। इसलिए हमें इस तरह ये शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसे हमें दिखाना है ना। एक मैंने पिछले महीने में मैंने एक पुस्तक देखी, है ना, जो ऐतिहासिक किताबें आ रही हैं या जो पौराणिक है, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, है ना। मैंने गीता की एक पुस्तक देखी, तो गीता लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स किताब, जिसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी,
है ना। मुझे वो बहुत इतनी अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, है ना। ये आपके व्हाट्सएप पर भी शायद आ गई होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स आप तक पहुंच गई हो, है ना। देखिए उस किताब के अगर आप पन्ने पलटेंगे तो यहाँ आपको, अगर मान लीजिए गीता आपकी भाषा मान लीजिए मराठी है, तो मराठी भाषा पर क्लिक करेंगे तो पूरी गीता आपको मराठी में सुनाई देगी। गीता के हर श्लोक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो श्लोक आपको मराठी में सुनाई देगा। मान लीजिए आप कोई तमिल भाषा के हैं तो तमिल पर आपने क्लिक कर दिया तो वो गीता आपको तमिल में सुनाई देगी। मान लीजिए आप हिंदी भाषा के हैं तो हिंदी भाषा पर अगर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वो गीता आपको हिंदी में सुनाई देगी। क्या कितना टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई। और सिर्फ सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल उसका अर्थ भी बताएगी। मान लीजिए 2-4 पंक्तियों का जो श्लोक है मराठी में गीता का, तो उसे हम क्लिक कर देंगे तो 4 पंक्तियां हमारे सामने पढ़ी जाएंगी। हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। और उसके बाद फिर उसका अर्थ भी बता देती है इलेक्ट्रॉनिक्स किताब। तो उस 4 पंक्तियों का क्या उसे कहना, देखो क्या है क्या नहीं, है ना। ये किस तरह की किताब है ये, है ना। मैं तो देखता ही रह गया इस तरह की किताब, और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। देखिए दूसरी बात यह है कि जब टेक्नोलॉजी दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती हुई हमारे सामने दिखा दी, लेकिन जब हम लोग हैं, अब हम लोगों का ये हो गया है कि हम लोगों का पढ़ना बहुत कम हो गया। हम लोगों का पढ़ना बहुत कम हो गया, हम लोगों का लाइब्रेरी में जाना बहुत कम हो गया है, समाचार पत्रों का पढ़ना बहुत कम हो गया है। सही है या गलत है? हम पढ़ते नहीं, हम सिर्फ हेडलाइन देखते और छोड़ देते, क्योंकि ये सारी चीजें आ रही है, बस लगा दिया और छोड़ दिया, सारी चीजें अपने आप बताती जाती है। हमारा मोबाइल हमेशा सब कुछ बताता है, हमारा मोबाइल एक गुरु हो गया है। जो भी कुछ पूछना है हम मोबाइल पर, गूगल पर हमने टाइप कर दिया तो तुरंत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। क्या है ये? तो इस तरह हमें यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का दिखाई देता है, और उसमें जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के लिए देखिए किस तरह तकनीक की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्यों है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 100% शिक्षा संचार माध्यम का तात्पर्य 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला होता है, और संचार माध्यम भी संप्रेषक एवं श्रोता को आपस में जोड़ते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जो लासवेल है, हेरोल्ड लासवेल ने क्या कहा है कि संचार माध्यम के प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो सूचना संग्रह एवं प्रसारण, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण एवं व्यक्तियों का मनोरंजन करना। देखिए है ना, यहाँ पर क्या है, सूचना का विश्लेषण होता है, सूचना का संग्रह होता है, भंडारण होता है, सूचना का प्रसारण होता है, ज्ञान का संप्रेषण होता है, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान होता है ना, और व्यक्तियों का मनोरंजन करना। मनोरंजन भी है इसमें, मनोरंजन के साथ ये सारी चीजें है, मनोरंजन के साथ ज्ञान है, मनोरंजन के साथ मूल्यों, सामाजिक मूल्य है, मनोरंजन के साथ सूचना संग्रह है, सूचना विश्लेषण है। इसलिए हमें ये सारी चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें मनोरंजन है, और जिस चीज में मनोरंजन होता है तो उसमें हमें अधिक क्या होता है, इंटरेस्ट आता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब है शिक्षा में सूचना तकनीकी, शिक्षा में जो प्रौद्योगिकी है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसमें मैंने कहा इसका बेस मनोरंजन है। देखिए मनोरंजन के साथ ज्ञान वर्धन करना है। देखिए मनोरंजन एक तो हमारी सीढ़ी है, और उस सीढ़ी पर खड़े रहकर हमें ज्ञान प्रदान करना है, हमें विश्लेषण करना है, हमें सूचना का संग्रह करना है, हमें सामाजिक मूल्यों का जतन करना है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें। सूचना एवं संचार तकनीकी मनोरंजन, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, सूचना विश्लेषण करना,
सूचना संग्रह करना, सूचना प्रसारण को संभव बनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, स्थापत्य, कृषि, व्यापार, सुरक्षा आदि क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि ज्ञान संवर्धन है, निर्णय क्षमता आदि उपयुक्त एवं आवश्यक है, जो कि हमें इस सूचना प्रौद्योगिकी से ही मिल सकती है। उसके बाद और उसका क्या महत्व हो सकता है, क्या आवश्यकता क्या हो सकती है और उसकी, तो व्यावसायिक, सरकारी, गैर सरकारी और आम जन के मध्य क्रियाकल्पों को गति प्रदान करना। देखिए, इसका क्या है, इसकी एक विशेषता है, इसके एक महत्वपूर्ण, इसका एक महत्व है यहाँ पर। और दूरस्थ शिक्षा हेतु तो अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हम देख रहे हैं, है ना। दूरस्थ शिक्षा में यह तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जनसंचार हेतु आवश्यक और महत्वपूर्ण है, और शिक्षा प्रणाली को सरल रूप से कार्यरत करने के लिए एवं समस्या निवारण करने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहता है ना। तो इस तरह हमें यहाँ पर लगभग ये सारी विशेषताएं शिक्षा की हमें दिखाई देती है। शिक्षार्थियों को देखिए, प्लीज माइक म्यूट कर दी, मुझे रिपीट हो रही है आवाज। किसका माइक किसका चल रहा है, प्लीज, आवाज रिपीट हो रही है। देखिए, शिक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराना हो, या शिक्षकों का वेतनमान तैयार करना हो, या शिक्षार्थियों के अभिभावकों से पत्र व्यवहार करना हो, या शिक्षार्थियों से प्राप्त शुल्क का हिसाब किताब रखना हो, शिक्षार्थियों के प्रवेश से संबंधित रिकॉर्ड रखना हो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाना हो, या अंक तालिकाएं बनाना हो, आदि कार्यों के लिए यह तकनीक बहुत उपयोगी है। और जो मैंने यहाँ अभी सारी चीजें गिनाई है वो शायद आप लोग भी करते होंगे, पेपर वर्क करते होंगे आप लोग। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पाठ्यक्रमों का निर्माण। देखिए, पाठ्यक्रमों का निर्माण पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई है, या फिर औपचारिक हो, अनौपचारिक क्षेत्रों की शिक्षा के विकास हेतु उपयुक्त होती है ना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सरल अध्ययन अध्यापन हेतु महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, सूचना एवं संचार तकनीक के विविध साधन आज तंत्र युग में विकसित हुए हैं, और इन साधनों के माध्यम से सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में विकास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और सूचना तकनीकी एवं संचार तकनीकी क्षेत्र के विकास साधनों से शिक्षा क्षेत्र में द्रुत गति से विकास होता हुआ दिखाई, तेज गति से विकास हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो जिस तरह ये हम साधनों के प्रकार देख सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में, जिस तरह तेज गति से प्रकार हो रहा है, ये जो साधन है, अब वो साधन कौन से हैं, जैसे प्रदर्शन है, स्थिर चित्र है, दृश्य प्रतीक, मानचित्र, एटलस, भित्ति चित्र, ग्लोब, रेखा चित्र, आलेख चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड आदि साधनों का समावेश दृश्य साधनों में होता है, ध्यान रखिए। और इनमें से साधन आप लोगों के स्कूल में होंगे, है ना। दृश्य साधन इस तरह हम अपने स्कूलों में रखते हैं साधन, और इसके जरिए हम शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने छात्रों को, है ना, नई नई चीजें बता रहे हैं। ये हो गया दृश्य साधन। और जो श्रव्य साधन है हमारे स्कूलों में होंगे, रेडियो होगा, टेप रिकॉर्डर होगा, ऑडियो रिकॉर्डर होगा, है ना, या सम्मेलन, साक्षात्कार, सार्वजनिक सभा, टेलीफोन आदि साधनों का समावेश श्रव्य साधनों के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर रखते हैं। या हम दृश्य श्रव्य साधन भी हम देख सकते हैं, या हो सकते हैं आप लोगों के स्कूल में, जैसे वो फिल्म, चलचित्र, या दूरदर्शन, रेडियो प्लेयर,
है ना, सीडी प्लेयर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उपग्रह या इंटरनेट साधनों का समावेश इसमें हो जाता है। दृश्य श्रव्य साधनों में उसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो मुख्य तकनीक के साधन है जो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। रेडियो प्रसार, रेडियो हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम बचपन में स्कूल में, हमारे स्कूल में रेडियो हुआ करते थे, है ना। जो कोई न्यूज हो या शिक्षा के संदर्भ में जो बहुत सारे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था, तो हमारे शिक्षक हमें एक जगह पर बैठा के हमें वो रेडियो के द्वारा हमें सारी चीजें यहाँ पर बताते थे। देखिए, ये शिक्षण का श्रव्य साधन हम मानते हैं इसे। और आजकल रेडियो प्रसारण सुनने या प्रत्येक व्यक्ति की इसमें शामिल है स्कूलों में। तो रेडियो जनसंचार का प्रभावी एवं महत्वपूर्ण साधन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। शिक्षण हेतु रेडियो का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। शिक्षण विशेषज्ञ या शैक्षिक विचारक, शैक्षिक दर्शन शास्त्री या शिक्षा विषयक जो अलग अलग प्रसारण रेडियो द्वारा प्रभावी रूप से कर सकते हैं ना। और यह सूचना एवं संचार तकनीकी का शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रयोग है ना। आज कौन कर रहा है प्रयोग, मुझे बताइए। मोदी जी क्या करते हैं? आपको दिखाई देता है होता हुआ प्रयोग? मन की बात, है ना। आज भी बच्चे स्कूलों में, है ना, उसके जरिए, इसके रेडियो के जरिए बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं, है ना। टेप रिकॉर्डर या बाल काव्य, भाषा संभाषण, भाषा कौशल्य, देशभक्ति, शैक्षिक काव्य, प्रेरणादायी विचारों का संकलन, है ना। शिक्षा के विशेषज्ञ या आदर्श पाठ्यक्रम आदि के शिक्षा के उपयोग में टेप रिकॉर्डर प्रभावी साधन सिद्ध हुए हैं, है ना। टेलीविजन तो आप लोगों के अब स्कूल में आ गया होगा, अब हर स्कूल में टेलीविजन है ना। टेलीविजन नवीनतम दृश्य श्रव्य उपक्रम है और शिक्षा देने के लिए इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया, है ना। और यहाँ पर टेलीविजन में बालक अपनी देखने या सुनने की दोनों इंद्रियों का प्रयोग करने के कारण किसी भी तथ्य को शीघ्रता से सीख जाता है। देखिए, मैं कोई एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कहानी है, हम कहानी पढ़ी, मान लीजिए कहानी प्रेमचंद की कहानी हो, कफन कहानी हो, है ना। जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों से पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन वो कहानी अगर हमें दृश्य रूप में हमारे सामने आ जाए, देखिए वो कहानी अगर दृश्य रूप में हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? देखिए, हमने लगभग 25 वर्ष पहले हमने कोई एक फिल्म देखी थी, आज भी हमें याद रहती है। शोले फिल्म 25 वर्ष पहले आई, तो उस समय हमने फिल्म देखी थी, आज भी हमें याद है, बिल्कुल उसके डायलॉग याद है। क्यों? क्योंकि हमने वो दृश्य रूप में देखी थी, है ना। देखिए, हमने वो दृश्य रूप में देखी थी, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। अगर उस तरह प्रेमचंद की कहानी अगर दृश्य रूप में आ जाएगी, प्रेमचंद की कहानी कफन ले लीजिए, अगर वो दृश्य रूप में हमारे सामने आ जाएगी, हमारे बच्चों के सामने आ जाएगी, छात्रों को हम ये दिखाएंगे, टीवी पर कहानी समझाएंगे, है ना, फिल्म दिखाएंगे, 20 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की, उसमें पूरी कहानी कवर करेंगे, बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे कफन कहानी को, क्योंकि यह बहुत प्रभावी उपकरण है ना। दृश्य श्रव्य उपकरण है, ये बहुत प्रभावी उपकरण। तो इस तरह के उपकरणों को हमें यूज करना है, हमें प्रयोग में लाना है, जिससे कि छात्र अच्छी तरह से समझे, प्रभावित हो। सही है गलत है? सही है ना। तो इस तरह यहाँ पर टेलीविजन बालक अपनी देखने की और सुनने की इंद्रियों का विकास भी करता है। तुरंत उस जो कथा वस्तु होती है उसे वो तुरंत ग्रहण भी कर लेता है ना। मान लीजिए कोई कविता है, कविता जिस तरह कविताएं होती है सिलेबस में, तो उन कविताओं का हमें अगर इस तरह अगर हम चित्रीकरण करेंगे 10 मिनट में, 15 मिनट में, आप लोग बना सकते हैं तकनीक के आधार पर। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से मंगाना है,
है ना। हम लोगों को बनाना है और हम लोगों को बना के अपने छात्रों को बताएंगे, हम छात्रों को टीवी पर दिखाएंगे, प्रोजेक्टर के जरिए स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो क्या होगा? इससे ज्यादा प्रभावशाली एजुकेशन नहीं हो सकता, इससे महत्वपूर्ण प्रभावशाली। और हमारे छात्र हैं तुरंत उस कविता को ग्रहण कर लेंगे, तुरंत, है ना। देखिए वो छात्र देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि उनपे प्रभाव हो जाता है अच्छी तरह से। और यह मैंने यहाँ कहा, ये देखने का और सुनने की जो दोनों इंद्रियां है ना, उसका विकास भी वो शीघ्रता से कर लेते हैं। और यह उपकरण योग्यतम शिक्षकों को देश की शिक्षा संस्था तक पहुंचा देता है। देखिए, और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक भी होता है। हमें शिक्षा का स्तर उठाना है, ऊंचा करना है। हम वही लगभग 50 वर्ष पहले की हमारी शिक्षा चल रही है, उसी शिक्षा का हम अनुकरण कर रहे हैं, उसी सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी ने एक नए सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश नहीं की। आज जरूरत है हमें इस तरह की शिक्षा की। अब जरूरत नहीं है जो हम लगभग 100 वर्ष से पुरानी शिक्षा के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर चल रहे हैं, है ना। हमारी शिक्षा में अब टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है ना। शिक्षा को बदलने की जरूरत है ना। वही पुरानी शिक्षा से क्या फायदा नहीं है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर भी शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भर देना चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, है ना, कुछ लोगों का मानना है नहीं, जो हमारी पुरानी शिक्षा चल रही है उसी सिद्धांत को हमें आगे ले जाना है। देखो यहाँ पर तो वाद विवाद चल रहा है ना। सबके विचार अलग अलग, अपने विचार अलग है ना। व्यक्ति यहाँ पर एक ही जैसे क्या कहते हैं उसे हम, जो एक ही चेहरे के अलग अलग लोग हैं यहाँ, है ना। ऐसा विश्व में हमने नहीं देखा कि एक ही जैसे कि सेम दिखने वाले कुछ लोग हैं, है ना। यहाँ पर जो व्यक्ति है उनके विचार अलग है, उनके भाव अलग है, देखने का नजरिया अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है। लेकिन हमें यह तय करना है कि आगे भविष्य में हमें किस तरह की शिक्षा का होना महत्वपूर्ण या जरूरी है ना। तो मैं तो यहाँ पर मानता हूं कि आज की नई शिक्षा प्रणाली में हमें क्या है, तकनीक को अपनाना है। तकनीक के जरिए हमें शिक्षा को यहाँ देना है या उसे अपडेट करना है। और इस उपकरण के महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि यह सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है, जो अभी मैंने टेलीविजन बताया। क्यों है ये सबसे आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण? क्यों है? क्योंकि संदेशवाहक के इस एक यंत्र में रेडियो और चलचित्र के गुणों का सम्मिश्रण है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, वयस्कों के लिए अनौपचारिक, आर्थिक एवं सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा आदि के लिए उपयुक्त है। और यह टेलीकास्ट के प्रसारण हेतु अत्यंत उपयुक्त है ना। जैसे कि आप देखिए, आप लोग पढ़ाते समय जो एक लेसन प्लान बनाते होंगे, बनाते ना लेसन प्लान, जो आप लोगों ने बीएड जब आप लोगों ने की थी उस समय बताया गया था कि इस तरह लेसन प्लान बनाने होते और लेसन प्लान के आधार पर अपने छात्रों को पढ़ाना है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि उस लेसन प्लान के आधार पर सचमुच पढ़ाया जा सकता है? पढ़ाया जा सकता है या आप लोग उसका प्रयोग करते हैं? नहीं करते। वो तो सिर्फ एक विधि है। जब आप लोग बीएड करते हैं तब वो पढ़ाया जाता है कि पहले 30 मिनट की कक्षा है, 30 मिनट में पहले ये होना है, वो होना है, वो होना है, जो स्टेप बाय स्टेप होता है। उस तरह हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, उस तरह हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है ना? इसलिए मैंने यहाँ पर जो अभी कहा कि अगर आप लोग उस तरह पाठ्य योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, अगर आप लोग लेसन प्लान इस तरह बनाएंगे नई तकनीक के साथ,
अगर आप लेसन प्लान बनाते समय कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, टेलीविजन का प्रयोग करेंगे, रेडियो का प्रयोग करेंगे, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके अगर आप लेसन प्लान बनाते हैं और उसी के आधार पर हम अपनी कक्षा में छात्रों के सामने अगर उसे प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रभावशाली होगा। इससे बच्चे भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे और हमें तो तैयारी करनी, हम तो तैयार करेंगे अच्छी तरह से। मान लीजिए कोई कविता का लेसन प्लान बनाना है, मान लीजिए कोई गद्य का बनाना है, गद्य पद्य, देखिए उसका फॉर्मूला तैयार कर लीजिए। हमारे 30 मिनट की, 35 मिनट की, 40 मिनट की कक्षा है, उसमें उस तरह का हमें तैयार करना है टेक्नोलॉजी के आधार पर। मान लीजिए कोई कविता है ना, अब कविता को किस तरह करना है। मान लीजिए कोई कविता, वाह रे वाह होली तेरी सूरत कितनी भोली, सब तरंगे है तेरी साड़ी चोली, कान की बाली धीरे से डोली और कान में बोली, मैंने तेरी हर बात तोली, लाल नीले पीले रंग में भिगोली और फिर उसे धोली, अपनी यहाँ मत बोल बोली, बोल सिर्फ हिंदी खड़ी बोली, वाह रे वाह बोली तेरी सूरत कितनी भोली, वाह रे वाह बोली तेरी सूरत कितनी भोली। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है कि गद्य और पद्य, अगर इस चीज को, इस कविता को अगर आप लोग है ना एक उससे जोड़ दिया जाए, तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए, तो देखिए कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, स्कूल का नाम हो जाएगा, है ना। तो ये विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। और इस तरह अगर आप पाठ योजना के जरिए या उपकरण में अगर योग्यतम शिक्षकों को देश की शिक्षा संस्थाओं तक पहुंचा देगी, ये ध्यान रखिए। और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में भी ये सहायक होगी। इस तरह की विधि, अगर हम इस विधि से अगर हम पढ़ाएंगे, इस विधि के साथ चलेंगे, है ना। ये मेरा अपना मानना है, या मेरा अपना एक वैयक्तिक मेरा मानना है। या फिर अगर गद्य हो, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कपन का उदाहरण दे दिया, बड़ी बेटी बहू, छोटी बहू, अलग अलग छोटी छोटी कहानियां होती है, तो उन कहानियों को भी आप उस रूप में देख लीजिए। नाटक होते हैं, उन नाटकों को भी उस रूप में डाल दीजिए, तकनीक के रूप में डाल दीजिए और अपने छात्रों को नवीनतम पढ़ाने की कोशिश करें, तकनीक के साथ पढ़ाने की कोशिश करें। एक बार आप उस तकनीक को अपनाएंगे तो आप उस पुरानी तकनीक अपने आप छूट जाएगी जो सालों से चलती हुई आ रही है। हमें अब खुद को अपडेट करना है। हमें गवर्नमेंट नहीं कहेगी आप लोग ये करिए, हमें खुद को अपडेट करके हमें अपने बच्चों के सामने जाना है, कुछ नया लेकर, कुछ नया करके, कुछ नया बना के, है ना। तभी तो ये सारी चीजें संभव है, तभी तो हमारी ये शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है। और आजकल के बच्चों को इसी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन देखिए आप जानते होंगे कि मोबाइल हमें बहुत कम आता है चलाना, लेकिन हमारे बच्चे काफी तेज गति से मोबाइल चलाते हैं। चलाते हैं या नहीं चलाते? चलाते हैं। हम लोगों को ज्यादा पता नहीं मोबाइल के अंदर, लेकिन हमारे बच्चों को सब कुछ पता होता है मोबाइल में, कौन सा बटन क्या और क्या दबाने से क्या होता है, सारी सेटिंग्स वो कर लेते हैं, है ना। इसलिए मेरा मानना है या मेरा कहना है कि हम अगर बच्चों को उस तकनीक के साथ पढ़ाएंगे तो एक तरह से हमारे बच्चे नए आविष्कार कर सकेंगे। ये देखिए आउटपुट क्या होगा, नए आविष्कार हो सकते हैं या नए आविष्कार कर सकते हैं। एक दृष्टि से हम उन्हें वैज्ञानिक बना सकते हैं। हेलो सर। हाँ हेलो। ये तो नगरों की कोई सर, खेड़े पाड़े में कहाँ मिलेंगे तकनीकी शिक्षा, कहाँ मिलेगी सर खेड़े पाड़े में? देखिए मैं तो पूरी तकनीक को यूज करने के नहीं, जो आपके पास उपलब्ध है ना। आपके पास कंप्यूटर है, स्कूल में कंप्यूटर है, स्कूलों में टीवी है, स्कूलों में रेडियो है, आपके पास मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल है ना। इससे शुरुआत कर दीजिए आप। आपके स्कूलों में प्रोजेक्टर होगा, पावर पॉइंट होगा, स्क्रीन होगी, उस पर आप दिखा सकते हैं। डिजिटल क्लासरूम बने हुए हैं, स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम है, उसके जरिए आप शुरुआत कीजिए। मैं मानता हूं कि ये तकनीक को जो गांवों में, देहातों में इसका उपयोग करना, प्रयोग करना मुश्किल है, लेकिन हमें शुरुआत करनी है।
है ना, हमें शुरुआत करनी है हमारे मोबाइल से। हमारे क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम बने, कंप्यूटर है हमारे स्कूल में। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा कि जिसमें कंप्यूटर नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसमें टेलीविजन नहीं दिया हुआ है, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसमें रेडियो है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें प्रोजेक्टर नहीं है। सब है सर, लेकिन क्या है, नेट नहीं आता वहां तक, बात ये है। अच्छा चलिए, हम गवर्नमेंट टावर खड़े कर देंगे, है ना, हम बता देंगे उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक स्कूल में जरूरी है जी सर। जी जी ना, सही, ये बात भी सही है। जो ये हाँ जी, सब हम नेट यूज कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए टावर चाहिए, नेट चाहिए, नेट के जरिए सारी चीजें संभव है। लेकिन चलिए, है ना, ये धीरे 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 हमें अपनी प्रगति पथ पर चलना है, खुद को अपडेट करना है, ये बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है उससे थोड़ा सा हमें हटकर चलना है, या उसी पर हमें नहीं चलना, उसी पर पैर रखकर हमें नहीं चलना, हमें कुछ अपडेट करना है खुद में, है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इससे क्या है, उसका जो स्तर है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ाना है। ठीक है ना, लगभग हमारा समय हो गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे पूछ सकते हैं प्लीज। सर आपने सुचारू रूप से हिंदी को तकनीक से कैसा जोड़ा जाता है ये बता दिया सर। जी 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 सर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने कक्षाएं भी हुई सर प्रशिक्षण की, लेकिन ये ऑनलाइन कक्षा होने के बाद भी बहुत अच्छा बताया सर आपने। जी जी सर, ये बहुत अच्छी बात है। और सर जो साधन उपलब्ध है उसके आधार पर जितना जुड़ना है उतना जुड़ सकते हैं सर। जी ये सर, संसाधन जो साधारण शिक्षकों के पास या पाठशालाओं के पास उपलब्ध है, जी उसके जी, आधार पर जितना जुड़ा जा सकता है बिल्कुल उतना सही। जुड़ सकते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर बहुत बढ़िया मार्गदर्शन लेसन के लिए रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी जी, चलिए आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोगों ने भी इतने शांत बैठकर, है ना, बिल्कुल सूक्ष्मता से आप लोगों ने देखते हुए आप लोगों ने सुना है मेरी बातें, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रुचि के साथ बैठकर, है ना, आप लोगों ने सुना, इसलिए मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।